जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या हालचाल? ठीक ठाक है। चलिए, उम्मीद करते हैं सबका बहुत ही बेहतर होगा। देखेंगे कॉमन पेपर का मैथ्स जो है। पेन सबसे पहला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपका सिंप्लीफिकेशन का। बोला गया है सबसे पहले आप जानते हैं का क्रिया होता है, और उसमें भी अगर छोटी ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का क्रिया ले लीजिए। अगर इसको हम देखना चाहेंगे तो कट जाएगा, ये क्या होगा 1/2। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6/5 का मतलब गुना, और ये 1/2 है तो 2 और 3 क्या हो जाएगा 5/6, ये हो गया। और माइनस में 5/6 का मतलब गुना। अब इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दीजिए ताकि नीचे में बेस में क्या बन जाए 20 बन जाए, और आप इसको आसानी से जोड़ लो तो 12 और 6 क्या हो जाएगा 18, और माइनस में 1/6। अब इसको बताओगे, ये कट जाएगा, 5 से 5 कटेगा, 6 से 6 कटेगा, क्या बचा तो 1 बचा सर। और ये 6 तिया 18, ठीक है, 6 तिया 18, और ये 4 पंचे 20, ये 4 हो गया। माइनस में 3/4 और माइनस में 1/6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम 12 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, ये 3 तिया 9 हो जाएगा, ये 6 दूनी 12। ठीक है, अब बताओगे 9 और 2 माइनस वाला एक साथ जुटेगा 11, 12 में से 11 जाएगा तो 12 में से 11 जाएगा 1/12। आंसर आपका क्या हो जाना है सी। आंसर क्या हो जाना है सी हो जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब बताओगे ये समा अनुपात का प्रश्न है, प्रोपोर्शन का अनुपात है। प्रोपोर्शन कहता है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। प्रोपोर्शन कहता है, क्या कहता है कि ये प्रोपोर्शन का साइन है, अंदर अंदर वाले को गुना करेंगे और बाहर बाहर वाले के साथ गुना करेंगे और आपस में ये इक्वल होता है। क्या हो जाएगा 9x बराबर में 36 गुना 7, ये इक्वल होता है। इसको काटेंगे 9 चौके 36, x के मान हो जाएगा 7 चौके 28। आंसर क्या होगा ए हो जाएगा। आंसर क्या होगा ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है ए और बी एक व्यवसाय क्रमशः 42,000 और 56,000 निवेश करते हैं। आप जानते हैं पूंजी के अनुपात में ही आपका लाभ होता है। ये आपका पार्टनरशिप का प्रश्न है, पूंजी के अनुपात में ही लाभ होता है, और जहां पे समान डिजिट रहे उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। ए बताओगे बिजनेस में ए जब आया और बी आया, ए आया 42 के साथ और बी आया आपका 56 के साथ। अगर 14 से काटोगे तो 14 तिया 42, 14 चौका 56, तो लाभ का अनुपात 3:4 हो गया। इसी अनुपात में पूंजी भी रहता है, इसी अनुपात में लाभ भी होता है। जितना ज्यादा पैसा लगाओगे उतना ज्यादा लाभ कमाओगे। ये आपका जो है पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन है और अच्छा प्रश्न है, तो ये ध्यान रखोगे। मार्केट में जितना ज्यादा पैसा लगाओगे उतना लाभ कमाओगे। बच्चे यहां से टोटल लाभ हुआ है 437, और क्वेश्चन के अनुसार लाभ हुआ है कितना 87,220 का लाभ हुआ है। तो एक की मान कितना हो जाएगा तो सर 1 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 हो जाएगा, आपका 3 बचेगा, 7 चौके 28, 4 7 छक्के 42, 0। बोला गया बी का लाभ ज्ञात करें, तो बी का लाभ कितना है 4 है, तो 4 यूनिट की मान क्या हो जाएगा 0। 6 चौके 24 के 4, और 4 चौके 16, 16 और 2 18, और 12 चौक 48, 48 और 1 49, 840 आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया मोना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है अनन्या और बबीता के पास उनकी जो मित्र है कविता, उसके तुलना में 20% और 28% कम धन राशि है। किसके पास अनन्या और बबीता, किसके तुलना में उनके मित्र जो कविता है। एक बात बताओगे, अनन्या ऐसे अनन्या बी और कविता, कविता के पास अगर 100 है तो अनन्या के पास 20% कम धन होगा, कितना होगा 80 होगा। और बताओगे बबीता के पास 28% कम धन होगा, कितना होगा तो सर जी 72 होगा। अगर मानिए 100 में से घटाते हैं 28 तो आपका कितना हो जाएगा 8, और 9 में से तो 72 होगा। ठीक है बच्चे, ये अनुपात में ये लोग के पास धनराशि है। बोला गया बबीता के पास अनन्या के तुलना में कितने प्रतिशत कम धनराशि है। ये बबीता है और ये अनन्या है। बोला गया बबीता के पास अनन्या के तुलना में कितना धनराशि कम है, कितना कम है तो अनन्या के पास 80 है और बबीता के पास 72 है। तो बबीता कितना कम है अनन्या से, तो सर जी 8 कम है। कहां से तो 80 से। और परसेंटेज लगाने के लिए आप जानते हैं कि 100 से गुना करते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 8 से 8 कटेगा, तो 10% कम धन है। कितना धन कम है बच्चे तो 10% कम धन है। अरे हाँ या ना, हाँ या ना। बहुत बढ़िया अंकिता, बहुत बढ़िया मोना, बहुत सारे बच्चे का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। विकास का भी आया है, वेरी गुड। अब बताओगे कुछ बच्चे यहाँ पे केवल गर्ल्स लोग को देखकर
अब उस पर कमेंट करने लगता है, अरे गधा पढ़ लो, ठीक है, TRE 4 तुम्हारे लिए है, नहीं तो फिर TRE 5 का इंतजार करोगे, पता नहीं वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा। गजब हाल है, कमेंट करके उसके बाद डिलीट कर देते हो। ध्यान सब कुछ रहता है, पढ़ने आए हो, डिस्कशन देखने हो, डिस्कशन कम से कम देखा करो। तुम्हारे लिए एक लाइन है, आपके लिए एक लाइन है, हम बोलते हैं, ना रख तमन्ना तुम किसी को पाने की, ना रख तमन्ना तुम किसी को पाने की, खुद को बना काबिल इस कदर की, रखे लोग तमन्ना सिर्फ तुम्हें ही पाने की। ठीक है, तो अपने आप को काबिल बनाओ। बताओगे, बोला गया है किसी वस्तु को 1600 में बेचने पर एक व्यक्ति 20% की हानि हो जाती है। अब उसे क्या करना है, 20% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। एक बात बताओगे, 1600 रुपया की वस्तु को अगर आप बेचे हो तो कितने की हानि हो गया, 20 की हानि हो गया। अब क्या चाह रहे हो, तो 20 की लाभ कमाना, तो जिसको निकालना रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, किसको, जिसको निकालना रहता है उसको ऊपर लिखा करते हैं। बताओगे 20% का लाभ का मतलब होता है 120 में बेचा गया, 120 में हम 120 में बेचना चाह रहे हैं, पहले 20% का हानि में बेचे थे, कितना में बेचे थे, 80 में। एक बात बताओगे, आपने 80% में बेचा और क्वेश्चन के अनुसार बोला 1600 में बेचा गया, तो एक की मान क्या हो जाएगा, तो सर 1600 बटा में 880 हो जाएगा। और आप बेचना कितना में है, तो 120 में बेचना है, 120% में बेचना है, तो 1600 बटा 80 गुना में 120। अब बताओगे ये 0 से 0 कट गया, अब 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 200 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा ये 120, गड़बड़ हो रहा है, 12 दूनी 24, ठीक है, 12 दूनी 24, 2400 हो जाएगा। बहुत बढ़िया बच्चे, ए सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। अब ये बताएंगे, बोला गया रघु ने 1000 का निवेश किया और x वर्षों के लिए निवेश किया। अब बोला गया है कि 1300 रुपया हो गया है, 6% समान ब्याज की दर से। अब बोला गया है प्राप्त किया गया है, अब x की मान बताना है। x मतलब समय की चर्चा किया गया। आप जानते हैं समय बराबर में क्या होता है, तो समय बराबर में होता है बच्चे ब्याज गुना 100, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे भी बना सकते हो, ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन गुना में दर, मूलधन गुना में दर। अब बताओगे 1000 से धनराशि 1300 हुआ तो कितना का ब्याज कमाए हो, तो 300 का, गुना में 100, और मूलधन बताओगे कितना है, तो 1000 है, और आप बताओगे दर कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। अब बताओगे ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कटा, ये 3 दूनी 6 और ये कटेगा तो 5%, कितना हो जाएगा, ये गड़बड़ हो रहा है, 5 वर्ष। कितना आंसर आ रहा है बच्चे, बताओगे इसका कितना होगा, अरे इसका कितना होगा, ब्याज कितना बना 300 गुना में 100 बटा में मूलधन कितना है 1000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। ये 00 से 00 कटा, 1 कटा, ये 6 5। देखोगे गलत है या सही है, 5 वर्ष आएगा या नहीं आएगा, 2 वर्ष 4 वर्ष 3 वर्ष दिया गया है, 5 आएगा। ठीक है सर, आंसर क्या होगा, तो सर ई हो जाएगा, आंसर क्या होगा, ई होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात बताओगे, ये बोला गया 12 व्यक्ति 12 झाड़ू की मदद से एक फर्श को 4 दिनों में साफ कर सकते हैं। 12 व्यक्ति 8 झाड़ू की मदद से उसी फर्श को कितने दिनों में साफ करेगा। एमडीएच फॉर्मूला आप जानते होंगे, आदमी 1, पहला आदमी का जो ग्रुप होगा आदमी 1 मतलब M1 D1 H1, पहला आदमी कितने दिनों तक, प्रतिदिन कितना घंटा काम करता और क्या काम किया, काम को नीचे लिखेंगे, M2 D2 H2 और W2। दूसरा आदमी का जो पार्ट्स है, दूसरा ग्रुप जो है वो M2 हो गया, कितना दिनों तक काम किया, प्रतिदिन कितना आवर काम करा और कितना काम हुआ, काम को नीचे रखेंगे, ये MDH फॉर्मूला हुआ। बोला गया 12 आदमी 12 झाड़ू की मदद से 4 दिनों तक काम किया, काम की कोई चर्चा नहीं हुआ। अब दूसरे व्यक्ति से कह रहा है कि 12 आदमी लो 8 झाड़ू लो, कितना दिनों में काम होगा, तो मान लो D दिनों में काम हुआ, तो D की मान निकालना है। ये 12 से 12 कट गया, ये काटोगे 4 दूनी 8, इससे काटोगे 6 दिन, तो दिनों की संख्या कितना आ जाएगा, 6 दिन आएगा बच्चे, दिनों की संख्या कितना आ जाएगा, 6 दिन आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चे का आंसर आ रहा है। चलिए ये बताएंगे, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, x प्लस 1/x बराबर में k, तो x³ प्लस 1/x³ की मान क्या होता है, तो k³ माइनस में 3k होता है, k³ माइनस में 3k होता है, आंसर भी हो गया, ये डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ दिया। चलिए मैथ्स की क्वेश्चन यहाँ पे आपका समाप्त हुआ। अब सर आए हुए हैं, सर आपका क्वेश्चन कराएंगे।
ठीक है हुआ। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो मैथ्स के बाद अब हम लोग चलते हैं जीएस के क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है ये? तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? आपको पता होगा कि आंग्ल मैसूर युद्ध जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 हुए थे। जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था, इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी और उसके बाद क्या था कि ये मैसूर अंग्रेजों के अधीन चला गया था। ठीक है, टीपू सुल्तान के बारे में कुछ पॉइंट आप याद रखेंगे। आधुनिक तरीके से दूतावास की स्थापना करने वाला भारत का पहला शासक टीपू सुल्तान ही था। ठीक है, नौसेना को मजबूत करने वाला, नौसेना को नए तरीके से गठित करने वाला टीपू सुल्तान ही था। पहले हैदर अली, फिर टीपू सुल्तान। हैदर अली इसके पिता थे। इसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। स्वतंत्रता का वृक्ष ही लगवाया था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है, ये सारे पॉइंट टीपू सुल्तान से संबंधित है। ठीक, अब यहां पर पूछ रहा है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था कार्नवालिस के टाइम पर। कार्नवालिस 1792 के अप्रोक्सीमेटली, और उस समय श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई थी अंग्रेज और ईस्ट इंडिया कंपनी कहें और टीपू सुल्तान के मध्य। तो करेक्ट आंसर 31 का निकल के आया बी। बिल्कुल 31 का करेक्ट आंसर आपके पास निकल के बी आ रहा है। ठीक है, मंगलौर की संधि भी उसी से संबंधित है। 1784 में ये होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के मध्य ये भी होता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी एवं टीपू सुल्तान के मध्य ये भी हुआ था मंगलौर की संधि 1784 में। ठीक है, चौथा जो था संधि वही फाइनल था और अंतिम था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई और मृत्यु होने के बाद वो अंग्रेज के हाथों में चला गया। तो 31 का करेक्ट जो आंसर हमारे पास आएगा वो बी आएगा। 31 का करेक्ट जो हमारे पास आंसर है वो बी है। बी, ठीक है, 1792 बिल्कुल सही आप लोगों का। स्वतंत्रता का ट्री या वृक्ष कहें, हाँ, ये लगाया गया था टीपू सुल्तान के द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे। राजा राम मोहन को साथ कर दिया। राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम क्या था? मुख्य काम समाज सुधार था, सोशल रिफॉर्म्स। इन्होंने सारा का सारा काम सोशल रिफॉर्म से संबंधित किया। राजा राम मोहन राय सती प्रथा को प्रतिबंधित करने में अपना योगदान दिया। इसमें योगदान था इनका, एक तो पॉइंट ये हो गया। फिर इन्होंने
आत्मीय सभा की स्थापना की, आत्मीय सभा की स्थापना 1815। फिर इन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की, यही आत्मीय सभा ब्रह्मा समाज बन गया 1828। इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, वेदांत कॉलेज की स्थापना की। इन्होंने डेविड हेयर के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की, कॉलेज की स्थापना। निरातुल अखबार का प्रकाशन करवाया। संवाद कौमुदी, ये फारसी भाषा का था, संवाद कौमुदी पत्रिका का संचालन भी किया। तो कुल मिला के बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी सोशल सेक्टर में, समाज सुधार। तो करेक्ट आंसर 32 का आपके पास आएगा बी। ठीक है, सोशल सेक्टर में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। राजा की उपाधि इनको किसने दिया था? राम मोहन राय एक्चुअल नाम था। राजा की उपाधि किसने दिया था? राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया। अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था, दिया गया था। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। तो इस तरह से जो हमारे पास आंसर निकल के आया वो बी, 32 का करेक्ट आंसर जो हमारे पास बी, अकबर द्वितीय ने, बिल्कुल करेक्ट, अकबर द्वितीय। विकास कुमार, श्रीकांत जी, आप लोगों का सही आंसर आ रहा है अकबर सेकंड। खुशबू, ये सारों ने सही आंसर दिया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ मैच करना है, वही जो संगठन किसी ने स्थापित की, कौन कौन से लोग थे। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, सेकंड ऑप्शन। ए का सेकंड, ए का सेकंड, वैसे ही आंसर निकल गया सी, क्योंकि और तो कोई है नहीं। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, फर्स्ट। सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फूले, 4। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल, सर सैयद अहमद खान, 3rd। तो 2143 करेक्ट आंसर आपके पास क्या निकला? सी। 2143 करेक्ट आंसर आपके पास निकला सी। ठीक है, प्रार्थना समाज सामाजिक उत्थान के लिए काम करने वाली संस्था, सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करने वाली संस्था प्रार्थना समाज। रामकृष्ण मिशन जो था, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। स्वामी विवेकानंद, इन्होंने 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया। धर्म सम्मेलन में भाग लिया। एक बात और ध्यान इनके बारे में रखना है, पश्चिम तथा पूरब के धर्म को मिलाने की इन्होंने बात की थी, ताकि एक बेहतर रिजल्ट लाया जा सके। ये स्वामी विवेकानंद का मानना था। ठीक है, युग पुरुष की संज्ञा भी इनकी दी जाती है। आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता भी इनको कहा जाता है। ये स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। जहां तक बात है सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले की, कई बार भी चर्चा कर चुका हूं। दलित एवं अछूत जाति के लिए, अछूतों के लिए यानी अस्पृश्यों के लिए अलग से
स्कूल की व्यवस्था सर्वप्रथम इसी संस्था के द्वारा की गई थी, ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। तो सीधा सीधा भी क्वेश्चन अगर आ जाए कि ज्योतिबा फूले का महत्वपूर्ण कार्य क्या था, तो सत्यशोधक समाज जो उनकी स्थापना थी दलितों के लिए मुख्य रूप से थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, दलितों के लिए, जो अस्पृश्य लोग हैं उनके लिए काफी काम किया था। महिलाओं के लिए भी इन्होंने काम किया था, महिलाओं के लिए, महिलाओं यहां या बालिकाओं भी लिख सकते हैं, बालिकाओं के लिए, गांवों के लिए अलग से स्कूल की व्यवस्था ये भी इनके कार्य का एक प्रमुख केंद्रीय बिंदु था। सर सैयद अहमद खान मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना करने वाले जो थे सर सैयद अहमद खान, ये मुसलमान को आधुनिक शिक्षा देने के, आधुनिक शिक्षा देने के पक्षधर थे, आधुनिक शिक्षा। बाद में हालांकि ये भी सांप्रदायिक तरीके से कुछ काम कर चुके हैं, लेकिन मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज या स्कूल के माध्यम से इन्होंने मुस्लिमों को आधुनिक शिक्षा की तरफ बढ़ाने का, प्रेरित करने का कार्य किया था। इतने सारे काम थे यहाँ पे सारे मिशन के। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। 34, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबद्ध नहीं था? यूपी किसान सभा की बात हो रही है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, किसान सभा कही थी, यूपी किसान सभा पर्टिकुलरली। वैसे तो यूपी का क्वेश्चन ये बन के देखा जाए तो आ गया, इसमें इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्र का नाम तो आता है, जवाहरलाल नेहरू का नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर यहां सी निकला कि जवाहरलाल नेहरू का कोई लेना देना इस चीज से नहीं था। हालांकि ये मुख्य रूप से यूपी स्टेट का क्वेश्चन बनता है। और इससे अगर मैं देखूं तो 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, सरस्वती के द्वारा। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की उन्होंने स्थापना की थी 1929 में। ठीक, बिहार के अन्य कृषक नेता की बात करें तो उसमें से एक थे कार्यानंद शर्मा, बढ़िया ताल में बकास्त आंदोलन हुआ था और उस बकास्त आंदोलन का नेतृत्व करने में ये कार्यानंद शर्मा ही थे। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, एक विद्यानंद का भी नाम आता है, ये भी आप याद रखेंगे। मधुबनी या उत्तर बिहार आप कहें या मिथिला का क्षेत्र कहें, मधुबनी क्षेत्र में किसान आंदोलन को नेतृत्व देना, किसान आंदोलन को नेतृत्व देने का कार्य विद्यानंद ने किया था, ये भी आप याद रखेंगे। तो बिहार के अन्य कृषक नेता दो हो गए, कार्यानंद शर्मा, विद्यानंद। और बिहार के सबसे प्रमुख नेता तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे ही। अब यहां याद रखना है कि 1936 में सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की। किसान सभा की स्थापना की कब? 1936 में। ठीक, और सहजानंद सरस्वती उसके अध्यक्ष थे। मैं संकेत में लिख रहा हूं, याद रखना है इसको। अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। तथा सचिव जो थे इसके, इस सभा के जो सचिव थे वो थे एन.जी. रंगा, ये सचिव थे। तो ये भी बातें आपको याद रखनी है। इस तरह से 34 में मुख्य रूप से जो किसान आंदोलन हुआ, उस किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद सरस्वती की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 29 से लेकर 36 और आगे 40 तक, बाद में इनको कांग्रेस से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस से
के बारे में उन्होंने कहा था कि जमींदारों की संस्था वो हो गई है। तो इसमें 34 का करेक्ट आंसर सी आ रहा है। आपको ये पॉइंट अधिक याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की संभावना अधिक होगी। ठीक, अब मैं चलता हूं 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 पीआरडी 3 में आया था, मतलब कुछ ऐसा कर रहे हैं, चलो कोई नहीं, जो भी था। आइए क्वेश्चन नंबर उसके बाद 35 पे, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना? देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्रांति नहीं माना की बात आएगा तो उसमें आरसी मजूमदार की बात आएगी। ठीक है, सिपॉय म्यूटनी, रिवॉल्ट ऑफ 1857, सिपॉय म्यूटनी, रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये बुक थी आरसी मजूमदार की लिखी हुई एक पुस्तक है। ये किताब का नाम है, ध्यान रखना, ये बुक है। ठीक है, और इन्होंने बिल्कुल नहीं माना था कि 1857 कोई क्रांति थी। ठीक, एसेंसेन इस क्रांति या विद्रोह का सरकारी इतिहासकार था, सरकारी इतिहासकार थे, ध्यान रखिएगा, इतिहासकार थे। कौन? एसेंसेन जो थे ये 1857 के क्रांति के सरकारी इतिहासकार थे। आरसी मजूमदार ने बोला नहीं। अब यहां पे एक नाम आता है बीडी सावरकर का, बीडी सावरकर का। इन्होंने 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। स्वतंत्रता संग्राम प्रथम किसने कहा? बीडी सावरकर ने कहा था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, टी आर होम्स ये अंग्रेज था, इसने कहा था कि जो घटना थी ये सभ्यता एवं बर्बरता के बीच का संघर्ष था, बर्बरता के मध्य संघर्ष था। मतलब कहने का मतलब कि भारत के सारे लोग बेवकूफ और बर्बर थे, अंग्रेज सभ्य थे, उन दोनों के बीच का ये संघर्ष था, ऐसा कहता है टी आर होम्स। ठीक, तो यहां पे करेक्ट आंसर जो निकल के आया 35 का करेक्ट आंसर निकल के आया सी, आरसी मजूमदार, जिन्होंने ये नहीं कहा था। ठीक है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बीडी सावरकर की बुक भी है ये, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये पुस्तक भी जो है बीडी सावरकर ने लिखी थी। ठीक ना, तो इस तरह से अगर हम देखें तो 35 का करेक्ट आंसर हमारे पास निकल के आ रहा है सी, आरसी मजूमदार। ठीक है, आरसी मजूमदार। आइए क्वेश्चन नंबर 36 पर, किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? मैं बार बार कहता हूं कि मैं जो रेगुलर प्रैक्टिस करवाता हूं कॉमन पेपर का, हर मंडे टू फ्राइडे एक एक क्वेश्चन आ रहा स्टेटमेंट का, और स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन है वो आप कलेक्ट कर लेंगे अलग से। ये काफी टफेस्ट क्वेश्चन होता है जो याद करना होता है, इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर हमारे पास आ गया स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट दिया था दादा भाई नौरोजी ने। करेक्ट आंसर 36 का ए है, आप इसको याद रखेंगे। दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये आंसर दिया गया था। दादा भाई नौरोजी जिन्होंने धन निष्कर्षण का सिद्धांत दिया, निष्कर्षण का सिद्धांत दिया था। एक तो पॉइंट ये याद है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी थी। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, और उदारवादी लिबरल पार्टी दल के टिकट पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुने जाने वाले
चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। ये भी याद रखेंगे, प्रथम भारतीय थे। ठीक है, इतना पॉइंट। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी। और दूसरा, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहलाते हैं ये। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को ही कहा जाता है। ठीक है, ये नरम दल के नेता थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन 1876 की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, याद रखेंगे ये। तो करेक्ट आंसर हमारे पास 36 का निकल के आ रहा है। 36 का करेक्ट आंसर हो गया दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 36 का ए। आइए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अल हिलाल नामक समाचार पत्रिका अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया था। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी है, अबुल कलाम आजाद। महात्मा गांधी के द्वारा जो पत्रिका आया था वो था अफ्रीका से शुरुआत किया था, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, एक तो पत्रिका ये था। हरिजन नाम का भी एक पत्रिका महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक, इसके बाद आगे अगर देखें तो अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष की थी, और भी कई लोग इसमें थे। मुख्य रूप से शिशिर कुमार घोष की पत्रिका थी अमृत बाजार पत्रिका, इसने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया ये एनी बेसेंट की पत्रिका थी। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया एनी बेसेंट की थी। मराठा तथा केसरी ये बाल गंगाधर तिलक की थी। बाल गंगाधर तिलक की ये पत्रिका थी। अमृत बाजार में अश्विनी कुमार दत्त को भी जोड़िए। अश्विनी कुमार दत्त। तो इस तरह से अल हिलाल पर अगर हम चले तो ये अल हिलाल काफी फेमस एक पत्रिका थी, और ये अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखी गई थी। अबुल कलाम आजाद के द्वारा ये पत्रिका लिखी गई थी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 38 पर। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है, ठीक है, ये 8 अगस्त 1942 शुरुआत हुआ था, प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन के साथ ऑपरेशन जीरो आवर्स जुड़ा हुआ है। इस ऑपरेशन के तहत सभी बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया था। एक आधे घंटे के अंदर अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, इसमें यहां यह भी ध्यान रखना है कि जो महात्मा गांधी थे जिनके नेतृत्व में यह आंदोलन हो रहा था, उनको आगा पैलेस में रखा गया था। उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी भी उसी में थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको बांकीपुर जेल में रखा गया था, पटना। जयप्रकाश नारायण इनको हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया। ये
जेल से दीपावली के दिन भाग निकले थे। नेपाल में आजाद दस्ते का गठन किया। आजाद दस्ते का इन्होंने गठन किया। ठीक है, तो ये तो जयप्रकाश नारायण की बात हो गई। भारत छोड़ो आंदोलन जो था, ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया गया था। ये स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत के लोगों का अंतिम आंदोलन था, क्योंकि इसके बाद कोई आंदोलन नहीं हुआ और अंग्रेजों ने भारत को आजाद कर दिया। तो ये अंतिम आंदोलन माना जाता है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें अहिंसा और हिंसा दोनों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। अहिंसा और हिंसा, ठीक है, दोनों चीजें इसमें थी। ठीक, तो इस तरह से 38 में इतने पॉइंट्स हो गए एक्स्ट्रा। अब इसमें से क्वेश्चन ये था कि किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो देखिए, पार्टी की संख्या 3 थी। पार्टी जो थी वो 3 जिसने समर्थन नहीं किया, 3 पार्टी थी। हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, तो ए भी हुआ, तो करेक्ट आंसर तो डी निकल के आ गया। करेक्ट आंसर आपका डी हो गया। और एक हिंदू महासभा कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मैं एक और यहां लिख रहा हूं, वो थी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने भी समर्थन नहीं किया था। ठीक, तो इस तरह से करेक्ट आंसर हमारे पास डी आएगा। 38 का करेक्ट आंसर आएगा डी। ठीक है, 38 का करेक्ट आंसर आएगा डी। आइए क्वेश्चन नंबर 47 पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर यूज करते हैं, ये हार्ट की जो साउंड होती है उसको सुनने के लिए। हार्ट आया, कहीं कोई डाउट नहीं है। स्फिग्नोमैनोमीटर ये जो है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता, गोल्ड कितना प्योर है। लक्स मीटर जो होता प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी फर्स्ट। तो 3 4 2 1 करेक्ट आंसर सी। करेक्ट आंसर सी। अब कुछ और का नाम याद कर लीजिए। एनीमोमीटर, स्पीड ऑफ एयर, हवा की जो गति है इसको मेजर करने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग होता है। ठीक है। हाइड्रोमीटर घनत्व मापने के लिए। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने के लिए। बोलोमीटर विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के तापमान को मापने के लिए। टेम्परेचर को या इंटेंसिटी को मापने के लिए बोलोमीटर का उपयोग होता है। एनीमोमीटर हो गया, हाइड्रोमीटर हो गया, हाइग्रोमीटर हो गया, बोलोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, उसके तापमान को मापने के लिए यूज होता है बोलोमीटर। तो इतने पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। करेक्ट आंसर हमारे पास निकल के आ रहा है सी। 47 का करेक्ट जो आंसर है वो हमारे पास निकल के आ रहा है सी। 47 का करेक्ट आंसर है सी। 48 निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? वेक्टर की बात पूछ रहा है, नॉट अ वेक्टर। यहां ध्यान रखना है कि वेक्टर में क्या होता है
मैग्नीट्यूड और प्लस में डायरेक्शन दोनों होना चाहिए, यानी मान भी होना चाहिए कुछ और प्लस में दिशा भी होना चाहिए, तब उसको हम वेक्टर कहते हैं। और स्केलर का मतलब यह होता है कि जिसमें केवल मान हो, केवल मैग्नीट्यूड हो, दिशा नहीं हो, दिशा नहीं हो, डायरेक्शन नहीं हो, तो वो हमारा स्केलर कहलाएगा। वेक्टर के एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो हमारे पास आता है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब वेग, फोर्स बल, टॉर्क बल आघूर्ण, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, एक्सेट्रा। ये सब आपका वेक्टर बनेगा। स्केलर की बात अगर करेंगे तो इसमें से आ जाएगा एरिया क्षेत्रफल, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड यानी चाल, डिस्टेंस यानी दूरी, यहां एक चीज छूट गया, इसको भी लिख लेते हैं। इस वाले वेक्टर वाले में एक्सेलरेशन, इस पे क्वेश्चन बार बार आता है। एक्सेलरेशन यानी त्वरण, त्वरण भी जो है ये भी वेक्टर होता है। डिस्टेंस हो गया, वर्क, एनर्जी यानी ऊर्जा, पावर यानी शक्ति, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, प्रेशर दाब, फ्लक्स, कोई फ्लक्स हो, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जो भी हो, एक्सेट्रा, ये सभी स्केलर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, यहां पूछ रहा कौन सी सदिश नहीं है, मतलब कौन सा वेक्टर नहीं है, यानी स्केलर। विस्थापन और बल, देखिए मैंने लिखा होगा विस्थापन और बल, ये वेक्टर वाले में आ गया, तो ये तो सदिश हो ही गया। तो उसमें वॉल्यूम, वॉल्यूम देखिए यहां पे ये स्केलर में आता है। करेक्ट आंसर क्या निकल के आ गया? बी। 48 का करेक्ट आंसर बी। ठीक है, 48 का करेक्ट आंसर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 48 के बाद हम आते हैं 49 की ओर। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। ये बात तो क्लियर है कि जो अर्थ है, इस अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, वो पूरी पृथ्वी पर दबाव डालती है। ठीक है, अब कोई व्यक्ति यहां खड़ा है, बैठा हुआ है, सो रहा है, उस पर एयर का प्रेशर होता है। कितना प्रेशर होता है? वायुमंडल पृथ्वी की सतह पर 1.05 इंटू 10⁵ पास्कल का दाब यानी प्रेशर लगाती है। कुल मिला के 1.05 तो 1 के बराबर हुआ, 10⁵ पास्कल का। ठीक है, लेकिन हमें इस प्रकार का दाब क्यों नहीं फील होता है? इसलिए नहीं होता है कि हमारे शरीर के अंदर का जो लिक्विड है, द्रव है, ब्लड हो गया, पानी हमारे शरीर में जो होता है, वो सब भी हमारे शरीर में अंदर से बाहर प्रेशर लगाते रहता है। और ये प्रेशर जब तक बैलेंस रहेगा तब तक हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और एयर प्रेशर से कुछ ज्यादा प्रेशर हमारे ब्लड का होता है, इसीलिए हमें किसी प्रकार का कोई प्रेशर एयर का महसूस नहीं होता है। तो इसमें ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है कि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, जिसके कारण से वायुमंडल हमारे ऊपर जो दबाव लगाती है उसका हम अनुभव नहीं करते हैं। लेकिन जैसे जैसे कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊपर जाता है तो दाब का मान घटता है, दाब का मान घटता है, लेकिन उसके अंदर जो ब्लड है, रक्त है, उसका मान तो वही रहता है। तो अंदर से बाहर का प्रेशर ज्यादा होने लगा, बाहर से अंदर का प्रेशर घटने लगा। उस स्थिति में क्या होता है, इस व्यक्ति के मुंह से, नाक से, कान से ब्लड गिरने लगेगा ऊपर जाने पे,
और आगे जाके फिर वो बढ़ जाता है। इसीलिए जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनके कुछ स्पेशल ड्रेस होते हैं, ठीक है। जो ड्रेस क्या होता है, दोहरी दीवार का होता है और उसमें कुछ हवा भरी होती है, ठीक, ताकि अगर ऊपर वायुमंडल का दाब प्रेशर कम भी होता जाए तो उसका ड्रेस ही उसके प्रेशर को, बाहरी प्रेशर को मेंटेन कर दे अंदर के प्रेशर से, और उसे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। तो करेक्ट आंसर जो हमारा है वो है वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक होता है। अच्छा, इसमें एक और, जो द्रव का दाब है, द्रव का दाब किस पर निर्भर नहीं करता है, क्वेश्चन ये भी आता है। द्रव का दाब जो है इसका फॉर्मूला डी, जी और एच होता है, ठीक है। इसको डी को कहीं कहीं रॉ भी लिखते हैं, मैं सिंपल में डी लिख दिया हूं इसको। डी का मतलब यहां पे होता है घनत्व, डेंसिटी, जी तो ग्रेविटी हो ही गया, ग्रेविटी, और एच का मतलब होता है द्रव की सतह से वस्तु की गहराई, वस्तु की गहराई, ये एक्चुअली में जो है ये कहलाता है आपका एच। तो इस तरह से द्रव का दाब तीन चीजों पर निर्भर करता है। द्रव के द्वारा जो दाब लगेगा, लिक्विड के द्वारा जो प्रेशर एक्ट होगा, वो डी, जी और एच तीन चीजों पर डिपेंड करेगा। करेक्ट आंसर 49 का है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर, निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटन संख्या गुणता मापक के रूप में प्रयुक्त होती है? सीटन नंबर इज मेनली यूज्ड क्वालिटी मेजर फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। यहां ध्यान रखिए, दो प्रकार के नंबर होते हैं टू मेजर द क्वालिटी। क्वालिटी जो होती है, क्वालिटी ऑफ फ्यूल्स, इसको मापने के लिए दो प्रकार के नंबर होते हैं। एक होता है ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर, इसमें पेट्रोल की गुणवत्ता मापी जाती है, पेट्रोल की क्वालिटी, क्वालिटी। और जो सीटेन नंबर होता है, सीटेन नंबर, इसमें डीजल की क्वालिटी मापी जाती है, इससे डीजल की क्वालिटी मापी जाती है, ठीक। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखना है, फ्यूल की क्वालिटी को मापने के लिए एक और पॉइंट होता है जिसको कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, उष्मीय मान कहते हैं, उष्मीय मान। उष्मीय मान जो होता है, ये होता है कि 1 ग्राम फ्यूल्स को जलाने के पश्चात प्राप्त ऊर्जा, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है किलो जूल पर ग्राम, 1 ग्राम में कितनी किलो जूल एनर्जी निकलती है, ये कैलोरीफिक वैल्यू होती है। कैलोरीफिक वैल्यू अगर बात करें तो मैक्सिमम किसका होता है, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का कितना, 150 किलो जूल पर ग्राम, ठीक है, हाइड्रोजन का। उसके बाद जो भी होता है नॉर्मल, जैसे नेचुरल गैस लगभग 55 होता है, ठीक है, जैसे कि एलपीजी हो गया, पेट्रोल हो गया, मीथेन हो गया, इस सब का लगभग 50 के आसपास होता है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो कैलोरीफिक वैल्यू से भी हम क्वालिटी पता करते हैं। पेट्रोल की क्वालिटी के लिए ऑक्टेन नंबर और डीजल की क्वालिटी के लिए सीटेन नंबर। तो यहां डीजल का पूछ रहा है, करेक्ट आंसर हो गया सीटेन नंबर का, सीटेन से डीजल। 50 का करेक्ट आंसर सी, 50 का करेक्ट आंसर सी। जो सेट मॉर्निंग में चलता है वही सेट शाम में भी चलता है, दोनों सेम होता है रोहित जी, ठीक है, वो दोनों सेट सेम है, सेट अलग नहीं होता है। आज सैटरडे और संडे का जो मॉर्निंग का होगा वह इवनिंग का होगा, ध्यान रखिएगा इस बात, ठीक है, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। 51, पायस एक कोलाइड है। पहली बात तो कि कोलाइड क्या होता है, कोलाइड होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसको कहते हैं विषमांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण इसको कहा जाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है,
ठीक है, क्या, कोलाइड। अब ये कुल कितने टाइप का होता है कोलाइड? हेट्रोजीनियस मिक्सचर हुआ। कोलाइड जो होता है, कोलाइड ये 8 प्रकार का होता है, 8 प्रकार का होता है। इसमें से लिक्विड और लिक्विड को मिक्स करने पर जो हमारे पास कोलाइडी आएगा उसी को हम पायस के नाम से जानते हैं, उसको हम पायस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इस पे मिल्क आ सकता है, दूध इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा पायस के रूप में, ठीक है। इसी के रूप में पेंट होगा, इसी का उदाहरण होता है। तो करेक्ट आंसर हुआ द्रव में द्रव, द्रव में द्रव, ये जो हो गया पायस, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना है कि अगर आपके पास सॉलिड इन गैस, गैस काफी अधिक हो और उसमें सॉलिड हो, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट होता है, इसको एरोसोल के नाम से जानते हैं, एरोसोल कहते हैं, ये भी याद रखें। गैस में सॉलिड, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे धूल का कण हवा में मिक्स है, सॉलिड है धूल का कण। वाहन से निकलने वाले शीशे, वाहन के धुएं में उपस्थित शीशे के कण, शीशे के कण, ये सब जो है ये सॉलिड इन गैस कहलाएगा, ठीक है। गैस में सॉलिड की मात्रा, ये भी एरोसोल कहलाएगी। और एक होता है गैस इन सॉलिड, ठीक है, सॉरी, एक को हम लिखेंगे लिक्विड इन गैस, एक ये भी होता है, इसको भी एरोसोल ही कहते हैं, एरोसोल। गैस में लिक्विड, वहां गैस में सॉलिड की मात्रा थी, यहां गैस में लिक्विड की मात्रा होगी। गैस में लिक्विड कैसे हो सकता है? जैसे बादल, क्लाउड, ठीक है। जैसे स्प्रे जो हम लोग करते हैं, चाहे मच्छर मारने की दवाई हो, खेत में डालने वाली दवाई हो, स्प्रे, ये सभी गैस इन लिक्विड का होता है। जैसे फॉग होता है ठंड के मौसम में, फॉग जिसको हम लोग कुहड़ा कहते हैं या कुहासा है, ये सभी एग्जाम्पल किसका होता है? तो एरोसोल का होता है। मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि एरोसोल पे सबसे अधिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो एरोसोल दो टाइप का हुआ, गैस में अगर ठोस मिला हुआ है तो भी एरोसोल कहेंगे, गैस में लिक्विड मिला हुआ है तो भी एरोसोल कहेंगे। दोनों का मैंने अलग अलग एग्जाम्पल दे दिया है, याद रखना है। पायस का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मिल्क होता है और पेंट होता है, ठीक है। पायस का मतलब लिक्विड में ही लिक्विड मिला हुआ है तो वो पायस कहलाएगा। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, समान रूप से मिला हुआ नहीं होता है, ठीक है। जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं, सॉल्यूशन या विलियन कहते हैं। जो हेट्रोजीनियस है उसको कोलाइड या कोलाइडी सॉल्यूशन कहते हैं। दोनों में अंतर ये होता है, विषमांग हेट्रोजीनियस वाला कोलाइड या कोलाइडी सॉल्यूशन कहलाएगा, होमोजीनियस वाला केवल सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 52 पर चला जाए। क्वेश्चन नंबर 52, लिग्रीन की उपस्थिति प्रमुख गुण है। लिग्रीन जो एक्चुअली में होता है, ये जाइलम के सेल वॉल में होता है। जाइलम जो एक टिश्यू है, और ये क्या करता है? ये जल, खनिज, आपके मिनरल्स हो गए, मिनरल के साथ साथ पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, सपोर्ट देता है। कौन? ये जाइलम। तो इस जाइलम के सेल वॉल में, जाइलम के सेल वॉल में ये आपका लिग्रीन पाया जाता है, लिग्रीन पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। तो कुल मिला के करेक्ट आंसर तो जाइलम का ये निकल गया, ठीक है। जाइलम में होता है, 52 का करेक्ट आंसर बी हो गया, जाइलम। एक इसमें से और भी होता है फ्लोएम, पढ़ा होगा आप लोगों ने फ्लोएम। ये क्या करता है कि जो पत्तियों में या पत्तियों के सहारे, पत्तियों में बने हुए फूड को, यानी भोजन को, फूड को पौधे के अन्य आवश्यक भागों
भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है, का कार्य कौन करता है? तो लिग्निन करता है, ठीक है, सॉरी फ्लोएम करता है, फ्लोएम। तो ये जाइलम और फ्लोएम की कहानी है। लिग्निन जो है एक्चुअली में जाइलम जो होता है बी, जो इसके करेक्ट आंसर है उसके सेल वॉल में पाया जाता है। करेक्ट आंसर 52 का निकला बी, 52 का करेक्ट आंसर बी। टेस्ट सीरीज के क्लास में डिस्कशन होता है सर जी। टेस्ट सीरीज के क्लास में डिस्कशन कैसे होगा सर जी? नहीं होता ना, ये तो यूट्यूब पर सब लोगों के लिए अवेलेबल है। बहुत सारे लोग तो टेस्ट ऑनलाइन भी देते हैं ना, तो क्लास में नहीं होता है, ठीक है। इसका यूट्यूब पर ही कंप्लीटली करवा दिया जाता है, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 53। बीटी कॉटन नहीं है। बीटी कॉटन एक जीएम पौधा, जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधा है। ये कीट प्रतिरोधी ये भी है, सभी पेस्टिसाइड्स के लिए प्रतिरोधी नहीं है। करेक्ट आंसर सी। देखिए बीटी कॉटन जो होता है, बीटी मतलब यहां पर एक बैक्टीरिया की बात किया गया है, बैसिलस थुरिनजिनेंसिस नाम का एक, इस प्रकार से बड़ा टफ नाम है, ये एक बैक्टीरिया होता है। और इसको जो है जिस भी फसल को बीटी के रूप में कन्वर्ट करना होता है उसमें इसको डालते हैं, और डालने के बाद क्या होता है उसके जीन में चेंज करके तो वो ऐसा पौधा तैयार होता है जो ऑलरेडी कीट रोधी हो जाता है। उसमें फिर दवाई डालने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप ऐसा पौधा बन जाता है कि उस पर कीट लगेगा ही नहीं। इसी को एक्चुअली में बीटी फसल कहते हैं, बैसिलस थुरिनजिनेंसिस, ठीक है। तो ये भारत में केवल कॉटन के साथ ही ऐसा किया गया है। 2002-2003 से इसकी शुरुआत की गई थी। भारत सरकार ने आदेश दिया था कि ये किया जाए, और ये एक जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधा हुआ क्योंकि नॉर्मल पौधा जो था कॉटन का उसके जीन में चेंज किया गया, इस बैक्टीरिया को डाला गया ताकि वो कीटरोधी हो जाए। सभी पेस्टिसाइड के लिए प्रतिरोधी नहीं होता है, कुछ एक बीमारियां इसमें नहीं लगेगी जो इससे बचाव करेगी, ठीक है। यानी ये उसको रोकेगा अन्य कीड़ों से लगने से, बस इतनी सी बात होती है। भारत में बीटी जो ब्रिंजल है, बीटी ब्रिंजल, इस पर काफी विवाद हुआ। यानी बैगन में भी कुछ ऐसा करने का प्रयास किया गया था, लेकिन हाल फिलहाल तक अभी इस पर कोई निर्णय नहीं हो सका है। अंत इसीलिए क्योंकि कपास खाने वाला पौधा नहीं था कॉटन, और ये खाने वाला था। बहुत सारे विशेषज्ञों ने कहा कि अगर खाया जाएगा इसको तो मनुष्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, इसलिए ऐसा नहीं किया जाए। तो अभी आदेश नहीं दिया गया है। खाने वाले पौधे नहीं उपजाए जाते हमारे देश में, केवल कॉटन जैसे जो यूज होने वाले पौधे हैं किसी और तरीके से बिना फूड वाले, उन्हीं में बीटी का ये बीटी क्रॉप्स जो है उगाया जाता है। यहां ध्यान रखना है, एक नाम याद रखिएगा आप, मॉन्सेंटो का। मॉन्सेंटो जो है ये यूएसए की कंपनी है, यूएसए की कंपनी है और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, और यही है भी लगभग, ठीक है, जो बीटी क्रॉप्स पर रिसर्च करती है और इसको सबसे अधिक बेचती है और मुनाफा कमाती है, ठीक है। मॉन्सेंटो इसका नाम है। 53 का करेक्ट आंसर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 54 पे सुमेलित करना है। एंथ्रेक्स, डर्मेटाइटिस, रानीखेत, फुट रॉट। देखिए एंथ्रेक्स और रानीखेत ये दोनों वायरस से होने वाली बीमारी है, ये ध्यान रखिएगा। ये वायरस से होती है, फुट रॉट बैक्टीरिया से होती है, बैक्टीरिया से होती है। ये एक एक्जिमा टाइप का है, तो इसमें तो कुछ है नहीं, वायरस और बैक्टीरिया। एंथ्रेक्स जो होता है सभी पशुओं में होता है, इसका 2 लगाइए, ठीक। डर्मेटाइटिस भेड़ और बकरी में होता है, फर्स्ट। रानीखेत मुर्गी में, 3। बच गया फुट रॉट, ये हो गया D4। तो 2 1 3 4 आंसर हुआ। 2 1 3 4 करेक्ट आंसर 54 का सी है। 54 का करेक्ट आंसर आया सी, 2 1 3 4। याद रखना है सबसे अधिक क्वेश्चन इसमें से 2 से पूछा जाता है, एक रानीखेत से और एक एंथ्रेक्स से। रानीखेत जो है ये नाम कुछ अलग टाइप का है, लेकिन ये मुर्गी से संबंधित बीमारी होती है, ठीक है। और एंथ्रेक्स जो है किसी भी पशु में इस प्रकार की बीमारी हो सकती है। तो करेक्ट आंसर 2 1 3 4 आया। इसमें एंथ्रेक्स और रानीखेत वायरस से होने वाली बीमारियां होती है, जबकि फुट रॉट जो है ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी होती है। बैक्टीरिया से ये बीमारी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। करेक्ट आंसर हमारे पास 54 का निकल के आया डी। 54 का करेक्ट आंसर आया हमारे पास निकल के डी। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं।
शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? ठीक है, शिक्षा मंत्रालय है तो इसका सीधा संबंध यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से होगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम यूजीसी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर 55 का निकल के आया ए, यूजीसी। अब इसका फटाफट आप लोग आंसर देते जाइए। करंट अफेयर है, ये तो हमसे अधिक आपको जानकारी होनी चाहिए करंट का, क्योंकि करंट तो आप लोग बिल्कुल ध्यान देकर पढ़ते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। 55 का करेक्ट आंसर आपके पास ये निकला, यूजीसी। 56 पे आइए, यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता? यूरो कप 2024 का खिताब जीतने वाला कौन? यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता? स्पेन ने। करेक्ट आंसर क्या हो गया? स्पेन। 56 का ए, स्पेन ने यूरो कप 2024 का खिताब जीता है। 57 पे आते हैं, अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, IAU होता है, ठीक है, कौन सा ग्रह ग्रह होगा, उपग्रह होगा, ग्रह नहीं होगा, बाहर कर दिया जाएगा। जैसे प्लूटो को बाहर कर दिया गया था ग्रह से, अभी 8 ही ग्रह है सोलर सिस्टम में। ये सब IAU तय करता है, दुनिया की सबसे बड़ी एस्ट्रोनॉमिकल एजेंसी है। तो अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों यानी क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी दी? तो मार्स, मंगल पर, ठीक है। 57 का करेक्ट आंसर हो गया बी, मंगल यानी मार्स। ओके, बिल्कुल सही आंसर विकास, मार्स। हाँ, आइए श्रीकांत जी, आपका भी सही आंसर है। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन क्या थी? चुनाव का पर्व देश का गर्व, ए। 58 का करेक्ट आंसर ए, चुनाव का पर्व देश का गर्व। ये जो है टैग लाइन दिया गया था इस बार के चुनाव में, 18वीं लोकसभा का चुनाव 2024 में हुआ उसमें। आइए 59 की तरफ, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना रहने का अनुमान है? क्या करेक्ट आंसर होगा? वैश्विक बेरोजगारी दर की बात हो रही है, ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट। करेक्ट आंसर है 4.9, यानी लगभग 5% रहेगी। यानी इकोनॉमिक स्थिति पूरी दुनिया में सही नहीं है, ऐसा ILO का अनुमान है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इस बात को कह रहा है, ठीक है। 59 का करेक्ट आंसर ए। 60 पे आइए, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? युवराज सिंह। किसे बनाया गया था? युवराज सिंह। 60 का करेक्ट आंसर बी, युवराज सिंह को बनाया गया था, ठीक है, युवराज सिंह को बनाया गया था। युवराज सिंह, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह। 61, तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? सुनीता विलियम्स। अभी चर्चा में है, क्वेश्चन पहले भी आया था, बिल्कुल ये स्पेस में फंसी हुई है। इन्होंने तीसरी बार जो है उड़ान भरी थी अंतरिक्ष के लिए, गए थी 7 दिन के लिए या कुछ 14-15 दिन के लिए, लेकिन लंबा टाइम गुजर गया वहां पे, ठीक है। 61, सबसे प्रथम तो यही थे, राकेश शर्मा थे। 62 पे आते हैं, 7 अप्रैल को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। 62 का करेक्ट आंसर ए, 62 का करेक्ट आंसर ए, 62 का करेक्ट आंसर ए, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, ठीक है। 62 का करेक्ट आंसर ए। गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? देखिए, रेगिस्तानी क्षेत्र जो होते हैं इसमें सबसे पहला पॉइंट तो आप याद रखेंगे कि दिन तथा रात के तापमान में अंतर सर्वाधिक इसी क्षेत्र में होता है, सर्वाधिक होता है। रात का टेम्परेचर घट के 15 से 20 डिग्री आ जाएगा और दिन में 55 डिग्री चला जाएगा। कहां? रेगिस्तान का, क्योंकि रेत की जो बिहेव है क्या है, रेत जब तक सन की लाइट गिरती रहेगी हीट को लेती रहेगी, सन की लाइट का गिरना बंद, हीट को छोड़ना बंद। तो ये रेगिस्तानी इलाकों की मिट्टी जब उड़ती है हवा के साथ काफी तेजी से और किसी और जगह पे जाके वो फैलना शुरू करती है, तो इस प्रकार से जो मिट्टी बनती है, मैदान जो बनती है, इसको लोयस का मैदान कहते हैं। सी करेक्ट आंसर यहां पर है, ठीक है, याद रखेंगे आप, करेक्ट आंसर यहां पर है सी, ठीक। तो इस तरह से लोयस का जो है ये मृदा, इसको कहते हैं लोयस मृदा। मुख्य रूप से जो ये मृदा है चीन में इसका व्यापक विस्तार है, व्यापक विस्तार पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे इस बात को। तो ये लोयस मिट्टी की बात हो गई।
कौन? रेगिस्तानी मिट्टी, रेत की मिट्टी भी इसको हम कह सकते हैं, लोयस मृदा इस प्रकार से बनती है। ठीक है, पवन धूल के द्वारा ले जाई जाती है। 64 पे आइए। निम्न को सुमेलित करना है एक को दूसरे के साथ। काजीरंगा कहां है? असम में। बांधवगढ़ कहां है? मध्य प्रदेश में। नंदनकानन ओडिशा। मेलघाट महाराष्ट्र। 2 3 4 1 करेक्ट आंसर ए, 2 3 4 1। अब जरा देखें और पंचमढ़ी एमपी मध्य प्रदेश। दुधवा उत्तर प्रदेश यूपी। केवलादेव राजस्थान। नौकड़ेक मेघालय। पेरियार केरल। वाल्मीकि बिहार। रामगंगा उत्तराखंड। ये सभी मैं नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व का नाम लिखा हूं। ठीक है, तो इतने भी पॉइंट आपको याद रखना होगा। 64 का करेक्ट आंसर हमारे पास ए निकला। 64 का करेक्ट आंसर है ए। 65 पे आइए। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? काली मिट्टी। काली मिट्टी बनती है बेसाल्ट चट्टान से, ध्यान रखिएगा, बेसाल्ट चट्टान से बनती है। इसको रेगुड़ मृदा भी कहते हैं, रेगुड़ मिट्टी। इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि कपास की खेती के लिए काफी प्रमुख होती है। तो काली मिट्टी हो गई है। महाराष्ट्र और गुजरात में ये फैली हुई है, कोई डाउट इसमें नहीं है, करेक्ट आंसर है ये। कौन सुमेलित अच्छा नहीं है ये पूछ रहा है। लेटेराइट मिट्टी जो है ये तमिलनाडु के क्षेत्र में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी जिसमें चूना, पोटास, ह्यूमस की कमी होगी, कमी पाई जाएगी। आयरन तथा एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की अधिकता होगी। ऑक्साइड की इस प्रकार की मिट्टी में अधिकता होगी। काजू की खेती के लिए बड़ी फेमस होती है, काजू की खेती के लिए। ठीक है, तमिलनाडु के साथ पूर्वी घाट, असम, कुछ क्षेत्र मेघालय का, इन सब में ये आपकी लेटेराइट मिट्टी पाई जाएगी। अब आते हैं पीच मृदा, पीच मिट्टी। इसमें दिया हुआ ये भी सही है, तमिलनाडु में तो सही है। पीच मिट्टी गुजरात, गुजरात का पीच मृदा से कोई संबंध नहीं है। करेक्ट आंसर हमारे पास सी निकल के आ रहा है। करेक्ट आंसर जो है वो निकल के आया सी। पीच मिट्टी गुजरात से कोई संबंधित नहीं है। ठीक है, पीच मृदा की अगर बात करें तो ये तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, नॉर्थ बिहार, इन सब क्षेत्रों में ये पीच मृदा पाई जाती है। ठीक है, होता क्या है, जहां अत्यधिक बारिश होती हो, अत्यधिक वर्षा, वहां जब मिट्टी की ऊपरी परत हट जाती है अत्यधिक वर्षा के कारण, ऊपरी परत हट जाए या बह जाए तो इस मिट्टी का निर्माण होता है। भारी बारिश के क्षेत्र में मिट्टी का निर्माण होता है। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये भी आप ध्यान रखेंगे, मुख्यतः यह दलदली क्षेत्रों में, वेटलैंड, मुख्यतः दलदली क्षेत्रों में यह मिट्टी निर्मित होती है या पाई जाती है। मिट्टी पाई जाती है। जो तटीय क्षेत्र मुख्य रूप से तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का है, वहां पर ये पीट मृदा पाई जाएगी। ठीक है, 65 का करेक्ट आंसर हमारे पास निकला पीट सॉइल। पीट सॉइल
भारत में सबसे अधिक जो मिट्टी है वो जलोढ़ या एलोवेल सॉइल है। जलोढ़ मिट्टी 43% भाग में पाई जाती है, भाग में पाई जाती है, ठीक है, 43% पाई जाती है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 66। 9 डिग्री चैनल स्थित है। 9 डिग्री, यहां 3 डिग्री को याद रखना होगा, 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री, ठीक है। 10 डिग्री जो है ये लिटिल अंडमान तथा निकोबार के मध्य है, निकोबार के मध्य है। 9 डिग्री जो है ये लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय के मध्य है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है लेकिन वो अलग हो रखा है 9 डिग्री। 8 डिग्री जो है ये मिनिकॉय तथा मालदीव, या आप लक्षद्वीप या मालदीव भी कह सकते हैं, इसके बीच का चैनल है, ठीक है। ये सभी 8, 9, 10, तो यहाँ पे 9 डिग्री की बात पूछ रहा है कि चैनल स्थित है, तो लक्षद्वीप में हुआ, सीधी सी बात है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग कर रहा है। मिनिकॉय भी लक्षद्वीप का एक हिस्सा है लेकिन वो अलग जिस चैनल से हो रहा है, तो 9 डिग्री, प्योरली 9 डिग्री कहां, लक्षद्वीप में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के क्या आया, बी, 66 का बी, ठीक है। अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला जो छोटा अंडमान है, और या केवल पूरा भी कह लेंगे हम तो अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला 10 डिग्री चैनल हो गया, ठीक है। और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। तो 66 का करेक्ट जो आंसर है वो हमारे पास आ गया बी, बी, ठीक है, बी आ गया। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 67। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में जो वन फैले हुए हैं वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसको मॉनसून वन भी कहते हैं। मॉनसून वन की संज्ञा इनको दी जाती है। क्या होता है, 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर जहां वार्षिक वर्षा हो, वार्षिक वर्षा, वहां पर इस प्रकार के वनों की बहुतायत होती है, ठीक है। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान को अगर देखें तो वहां हिमालय के निचले हिस्से को देखें तो वहां पूर्वी भारत के कुछ हिस्से में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसमें शीशम, साल, महुआ, बांस आदि की प्रधानता होती है, प्रधानता होती है, ठीक है, ये हो गया। और जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी, अधिक वर्षा, वहां पर सदाबहार वन पाए जाएंगे, सदाबहार वन पाए जाएंगे। रोडबुज, आबनूस, रबर, सिनकोना आदि का पेड़ जो है यहां पे पाया जाएगा। पेड़ पे क्वेश्चन बहुत आता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सभी सिनकोना, ये सभी पेड़ जो है सदाबहार वन के होंगे। जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी वहां इस प्रकार का वन पाया जाता है, ठीक है, इस प्रकार का वन पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर 67 का निकल के आए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मॉनसून वन जो है वो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 68। भारत आकार में कह रहा है विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है, चौथा सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है। ये बहुत सिंपल सी आंसर है। 32,87,263 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है ये टोटल हमारे देश का एरिया है, टोटल एरिया है। हम 7वें नंबर पे हैं, ठीक है। हमसे बड़े 6 देश हो गए। विश्व के कुल क्षेत्रफल का
2.4% भारत में है, जबकि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% यहां निवास करता है। जो 6 देश हैं वो क्षेत्रफल में हमसे बड़े हैं, चाहे यूएसए हो, चीन हो, कनाडा हो, रूस हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर ब्राजील, है ना। ये सभी देश जो हैं हमसे बड़े हैं। हम 7वें नंबर पर दुनिया में आते हैं। ठीक, तो करेक्ट आंसर 67 का निकल के आया सी। 67 का निकल के आया, 68 का निकल के आया सी। ठीक है, 68 का करेक्ट आंसर सी। 69, अब इसमें से पूछ रहा है कि निम्न द्वीपों में अरब सागर में स्थित द्वीप कौन कौन नहीं है, ये पूछ रहा है। देखिए, श्रीहरिकोटा, एलिफेंटा, ये तो अरब सागर में, ये अरब सागर में है। भटकल कर्नाटक में, कर्नाटक के तट पर, कर्नाटक के तट पर, ये भी हो गया उसी साइड। श्रीहरिकोटा और ट्रिंकेट, यानी फर्स्ट और 4 ऑप्शन जो है, फर्स्ट एंड 4, ये बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, बंगाल की खाड़ी में, तो ये अरब सागर में नहीं है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1 एंड 4। 1 एंड 4 जो है श्रीहरिकोटा और ट्रिंकेट, ये जो है आपके पास बंगाल की खाड़ी में है। यहाँ श्रीहरिकोटा जो है ये भारत का प्रक्षेपण स्थल है। ठीक है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है ये स्टेशन, जिसका यूज कौन करता है? यूज्ड बाय इसरो के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है सैटेलाइट को भेजने के लिए अपने ऑर्बिट में। भारत का प्रक्षेपण स्थल ये है। ठीक है, भारत का उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और भारत का मिसाइल प्रक्षेपण स्थल कहां है? मिसाइल प्रक्षेपण स्थल, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये जो है यह है चांदीपुर, चांदीपुर व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप ओडिशा, जिसको अब अबुल कलाम अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहां से मिसाइल का प्रक्षेपण होता है और ये कौन यूज करता है इसको? यूज्ड बाय डीआरडीओ, डीआरडीओ के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, तो करेक्ट आंसर हमारे पास निकला सी। 1 और 4 अरब सागर में नहीं है, बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, 1 एंड 4 करेक्ट आंसर, 1 एंड 4। ठीक, ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 70 पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गार्डन रीच शिपयार्ड लिमिटेड कोलकाता, ये तो सही है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डिगामा, गोवा, वास्को डिगामा गोवा में है, ये भी सही है। मंझगांव डॉक लिमिटेड, मंझगांव एक्चुअली मुंबई में, मुंबई में है ये, तो यही मैच नहीं है। करेक्ट आंसर इसमें से सी हो गया। मंझगांव जो है एक्चुअली में वो मुंबई में है। मंझगांव कहाँ है? मुंबई में है। और एक यहां पे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को भी आप ध्यान में रखेंगे, जो विशाखापत्तनम में, विशाखापत्तनम में है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर सी निकला, मंझगांव मुंबई में है। ठीक है, और ये सारे पॉइंट आपको याद रखने होंगे, कोई भी क्वेश्चन कहीं से आ सकता है। तो बस आज की क्लास यहीं तक कंप्लीट होता है ये। ठीक है, अब
अगले क्लास में फिर मिलेंगे। संडे का टेस्ट तो होना ही है, तो उसमें फिर एक बार हम लोग आते हैं और फिर कॉम्पिटिटिव पेपर का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।